हेलो 10th क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट पार्ट छोड़ा था, संवाद वाला चैप्टर कर रहे थे ना हम। सेकंड चैप्टर हमने जो चैप्टर फर्स्ट पार्ट कर लिया था, उसका नेक्स्ट पार्ट जो बच गया था उसे अब करेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। न्यायपालिका की भूमिका। अब संघवाद में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवैधानिक प्रावधान और कानूनों के क्रियान्वयन उन्हें लागू करने में या उन्हें देखरेख करने में न्यायपालिका का अहम रोल रहता है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही स्तरों की सरकारों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्व लेने, राजस्व की उगाही करने और अपने अपने रिसोर्सेज को जमा करने के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तो बच्चों, आपको पता होगा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो राजनीति है ये भी संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय है। इसी से जो है संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना निश्चित हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो भावना होती है, संघवाद की भावना, विविधता का आदर, ये सब छोटी छोटी बात, हालांकि छोटी हैं पर ये कहीं ना कहीं बड़ी बातें भी हैं। तो यही सब बातें मिलकर के लोकतांत्रिक राजनीति को एक अलग से चेहरा देती, एक चरित्र देती हैं जो संघवाद की व्यवस्था को मजबूत बनाता है। पहला पॉइंट है हमारा भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। ठीक है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, नई नई रियासतों को इकट्ठा करके भारत में मिलान कर दिया गया था, भारत में जो है विलीन कर दिया गया था। उसके बाद राज्य जो थे बड़े बड़े राज्य थे। ठीक है, आज हमारे पास 28 राज्य हैं, पर उस टाइम 28 राज्य नहीं थे। ठीक है, कम थे उस समय। तो उस समय अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, एक ही राज्य में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, तो तनाव उत्पन्न होता था लोगों में। तो इसी के चलते बाद में राज्यों का 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन कानून आता है, जिसके तहत नए नए राज्य अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो वो सब भाषा के आधार पर ही बनते हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। ठीक है, तो उस समय जब राज्यों की सीमाएं बदली गई, नए नए राज्य बनाए गए, तो वो इसलिए बनाए गए ताकि जो एक ही भाषा को बोलते हैं उनको एक ही राज्य में फिट किया जाए। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं के विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। तो एक तरीके से देश को साथ लेकर चलने के लिए, और साथ ही जो है इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, डाइवर्सिटी थी, उसको उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी राज्यों का निर्माण करना जरूरी था। तो इसके लिए भी जो राज्यों का गठन किया गया, इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को ये डर भी लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो भाई देश में टूट जाए, क्योंकि अगर राज्य बनते जाएंगे भाषा के आधार पर, कहीं ऐसा ना हो लोगों में हीनता की भावना आ जाए, लोगों में राष्ट्रवाद खत्म हो जाए, देशभक्ति भावना खत्म हो जाए। तो इस तरीके से अलग अलग नेताओं का कयास था, अपना अपना उनको डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश टूट जाए। ठीक है, तो वैसे तो केंद्र सरकार ने इसी डर के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश और भी ज़्यादा मजबूत और एकीकृत हुआ, प्रशासन में कई अधिक सुविधाजनक होगा। क्योंकि मान लो जहाँ एक तरफ 1 करोड़ की जनसंख्या है और दूसरी तरफ 1 लाख की जनसंख्या है। ठीक है, अगर 1 लाख की जनसंख्या है तो वहाँ पे ज़्यादा विकास करने का मौका मिलेगा, लोगों के ज़्यादा हितों की देखी की जा सकती है। वहाँ पर लोगों को ज़्यादा तरीके से सहूलियत प्राप्त दिलाई जा सकती है। वहाँ पर कहने का मीन्स ये है बच्चों कि अगर जनसंख्या कम होगी
तो उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से सरकार भी काम कर सकती है उस राज्य की। ठीक है, अगर एक ही राज्य में बहुत सारी पॉपुलेशन होगी, जैसे 1 करोड़, ठीक है, अगर हम दोनों में 1 लाख वाला राज्य और 1 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य, दोनों में अगर हम तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकास किसका होगा अच्छे से? उसका 1 लाख वालों का, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी और लोगों की प्रशासन तक पहुंच भी जो है आसान होगी। तो ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं राज्यों के बनने से जो है प्रशासन में भी कहीं ना कहीं सुविधाजनक रहा। ठीक है, इस तरह से जो है हम नेक्स्ट पर चलते हैं। भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, परंतु सिर्फ 40% लोग ही हिंदी भाषी हैं। अतः दूसरी भाषाओं को भी सुरक्षित करने के उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो स्टूडेंट्स, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये 21 भाषाएं थी जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें असमी, बोडो, कोंकणी, मलयालम, ठीक है, उर्दू, ये सब बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। 21 लैंग्वेजेस थी जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो इन्हें 21 भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। तो ये भी व्यवस्था कर दी कि कोई सी भी लैंग्वेज जो है अपना ऑप्शन के रूप में चूज़ कर सकते हैं। उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने, ये एक ऑप्शन के रूप में चुनना था। उम्मीदवार को कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकता था वो। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं और अपना राज्य अपना अधिकांश कार्य अपनी ही राजभाषा में करते हैं। जैसे आप हरियाणा का ले लीजिए, हरियाणा की जो राजभाषा है वो हिंदी है, तो हमारा जो ऑफिशियल वर्क भी है वो भी हिंदी में ही होता है। हिंदी प्रयोग पर सावधानीपूर्ण फैसला, ये एक अलग से हेडिंग बनाई है मैंने समझने के लिए। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। ठीक है, साथ ही तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप धारण कर लिया था। तमिलनाडु में इस मांग ने जो है उग्र रूप धारण कर लिया था। एक बार फिर से इसी को देखें। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने जो है उग्र रूप धारण भी कर लिया था। अतः फिर केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। तो शुरुआत में क्या होता है, जब सरकार हिंदी पर ज़्यादा जोर दे देती है, हिंदी का प्रचलन शुरू करवा देती है कि ऑफिशियल यूज़ में हिंदी का यूज़ होगा, तो बाकी जो साउथ के जो राज्य होते हैं उनमें आंदोलन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग हिंदी भाषी नहीं थे, हिंदी नहीं जानते थे और वो तो इंग्लिश जानते थे। तो इसलिए सरकार अपना फैसला चेंज कर देती है और बाद में जो है इंग्लिश का भी प्रयोग बना देती है कि इंग्लिश का प्रयोग भी जो है लोग कर सकते हैं। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राज्य के कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा दिया जाता है। हालांकि राज्य भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, परंतु बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। देखो, सर्वसम्मति से सरकार फैसला कर सकती है, परंतु अगर वहाँ की जनता उसको सपोर्ट नहीं करती तो सरकार जबरन उन पर भाषा को थोप नहीं सकती। जो इलाके अंग्रेजी बोलते हैं उन पर हिंदी भाषा को जबरन थोपा नहीं जा सकता। आज भी एक बार बीच में भी नरेंद्र मोदी जी के टाइम में भी ये मुद्दा उठा था भाषा का, जब हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया था। कामकाज की भाषा में भी उसे ज़्यादा यूज़ करने का लिए बोला गया था। तो तब भी साउथ के राज्यों में जो है एक तरीके से विरोध की भावना आने लगी थी, तो इसलिए इस बात को फिर रोक दिया गया वहीं। ठीक है, जब तक सर्वसम्मति ना हो तो कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता, ना ही थोपा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध, काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, और तो काफ़ी टाइम तक राज्यों में भी कांग्रेस थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी, केंद्र में भी कांग्रेस रही, जिससे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही। इससे तात्पर्य यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आइडियोलॉजी सेम थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं रही। ठीक है, जैसा केंद्र का रुख रहा वैसे ही राज्यों का रुख रहा, क्योंकि दोनों की सेम आइडियोलॉजी वाली सरकार थी। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश करनी शुरू कर दी।
उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर क्या करती थी, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी, जो कि संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, जब अलग दल की सरकार बनती तो सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लग गई थी, तो जो कि संघवाद की भावना के प्रतिकूल था। अतः एक नई फॉर्म आनी शुरू हो गई, गठबंधन सरकार, जिसको इंग्लिश में कोएलिशन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। 1990 के बाद से स्थिति में बदलाव हुए, देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, रीजनल पार्टीज आने लगीं। इसी दौर में केंद्र में गठबंधन की सरकार की शुरुआत भी हुई। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से भी जो है बल मिला। तो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जब इलेक्शंस के टाइम पर पार्टीज जब इलेक्शन लड़ती, चुनाव लड़ती हैं, तो किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। यानी कि स्पष्ट बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं लोकसभा में, तो वो नहीं मिल पाती हैं, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। परंतु 2 या 2 से अधिक सरकारें मिलकर गठबंधन बना करके जो है पार्टी बना सकती हैं, अपनी सरकार बना सकती हैं, अपना बहुमत पेश कर सकती हैं। अब उस समय क्या हुआ, जब रीजनल पार्टी आने लगी, तो जो केंद्र सरकारें थी वो अब इन रीजनल पार्टी, इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाने लगी। अतः इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब सरकार, जो केंद्र सरकार थी, अब क्या है, अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उसे डर भी तो था, अगर ऐसा किया तो उसकी सरकार भी संकट में पड़ सकती थी, क्योंकि लोग समर्थन छोड़ सकते थे, अपना जो गठबंधन था उनका गठबंधन भी टूट सकता था। तो इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि अब अदालत ने भी जो है बीच में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। अगर सरकार मनमानी करती तो अदालत उसके विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर देती हैं। तो अब केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गई बीच में मनमानी करना। अतः आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के बाद के दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। यानी आज के टाइम में जो संघीय व्यवस्था है वो ज़्यादा प्रभावी है, अगर हम पहले की संघीय व्यवस्था की तुलना करते हैं तो। अब आता है भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है, भारत में विकेंद्रीकरण सत्ता का कब हुआ, किस तरीके से होता है, क्या तात्पर्य होता है विकेंद्रीकरण से, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि विशाल जनसंख्या के साथ विशाल विविधता के कारण भारत जैसे देश में 2 स्तर की शासन व्यवस्था में शासन नहीं चलाया जा सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। आप अब आइडिया लगा सकते हैं बच्चे कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा रूस, इतने बड़े बड़े प्रांत हैं भारत के। इसके अतिरिक्त भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य में हर कम्युनिटी के लोग, हर भाषा के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, जो कई कई संस्कृतियों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो राज्य के अंदर ही आपको विविधता देखने को मिल जाएगी। देश तो छोड़िए, आप राज्य के अंदर ही विविधता ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता बांटने की जरूरत है। अतः भारत में भी संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर कौन सा है, स्थानीय सरकारों का हो, और यह प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं। यानी केंद्र और राज्य इन दोनों से कुछ शक्तियां लेकर के किसको दी जाती है, स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, यही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का कार्य, अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से हो सकता है। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। हर किसी को पता रहता है कि उसके इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम है और वो क्या चाहता है सरकार से, किन किन सुधारों की वो सरकार से डिमांड करता है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को अपने इलाके के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है और अपने इलाके की समस्याओं के बारे में भी ज़्यादा जानकारी होती है। कहाँ पैसा खर्च किया जाना चाहिए और किन कुशलताओं के साथ पैसा खर्च किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। विकेंद्रीकरण की जरूरत भी हमारे संविधान में स्वीकार की गई है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश की गई है। ठीक है, तो सत्ता को हर स्तर पर बांटने की कोशिश की गई है ताकि देश का विकास हो सके। ठीक है,
सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों, आप जो गांव के बच्चे हैं देखते हैं कि वहाँ पर जो रूल करता है वो कौन होती है, ग्राम पंचायतें तो होती हैं, न्याय का फैसला करती हैं ग्राम पंचायतें तो करती हैं। गांव में जल की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, साफ सफाई, हर कोई भी स्कीम वगैरह अगर सरकार लॉन्च करती है तो उससे परिचित करवाना। तो इस तरीके के बहुत सारे कार्य, जन कल्याण के बहुत सारे कार्य जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उन सबका कार्य करने का जो जिम्मा होता है तो बच्चों ग्राम पंचायत का ही होता है। तो सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, परंतु इन्हें सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा गया था। आरंभ में इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और ना ही कोई संसाधन। तो विकास कहाँ से होगा जब ना, देखिए बच्चों, अगर आप किसी के पास राइट नहीं होगा, अगर राइट नहीं होगा और उसके पास रिसोर्स नहीं होगा तो तो किसी क्षेत्र का कैसे विकास हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह उस समय सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का ही हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम तो 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। जब पावर्स जो हैं तीसरे स्तर को दी गई तो वो 1992 का दौर होता है, जब जो है तीसरे स्तर में सत्ता को बांटा जाता है, उसे पावरफुल बनाया जाता है। स्थानीय स्वशासन या सरकार से जुड़ी कुछ अहम बातें। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, यानी कि संविधान में ऐसा वर्णित है, ऐसा प्रावधान है कि स्थानीय स्वशासन की जो निकाय हैं उनके लिए इलेक्शन, जो चुनाव है वो नियमित रूप से होना चाहिए। तो संवैधानिक बाध्यता है, करना ही पड़ेगा। निर्वाचित स्वशासी निकायों के तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। जो भी डिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि उन्हें भी आगे आने का मौका मिले। कम से कम 1/3 यानी कि 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगर देखो जाति के नाम पर जो आरक्षण दिया गया है, ठीक है, वही आरक्षण महिलाओं के लिए भी, लैंगिक समानता के लिए महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण दिया गया है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। देखो जैसे लोकसभा का चुनाव होते हैं तो उसके लिए चुनाव आयुक्त होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता भी चुके हैं, चुनाव आयुक्त जो हैं सुनील अरोड़ा हैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, और साथ ही इनके 2 अन्य सहायक भी हैं जिनका नाम सुशील चंद्रा और अशोक लहासा है। ठीक है, ये याद रखना, नॉर्मल चीज़ें इनको याद रखना जरूरी है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर भी एक चुनाव आयोग होता है जिसे राज्य चुनाव आयोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्वतंत्र संस्था होती है जिसका जिम्मा होता है चुनाव कराना। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को भी अपने विकास के लिए देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। स्थानीय स्वशासन की निर्माण प्रक्रिया। स्थानीय स्वशासन का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, राज्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर। ठीक है, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायत राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पर होती है पंचायत राज व्यवस्था। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। जो गांव के लोग होते हैं सबको पता भी है कि गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरीके की परिषद टाइप में होती है जिसमें कई सदस्य होते हैं और एक हेड होता है। कई हेड सदस्य होंगे और उन सदस्यों का एक हेड होगा यानी अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। तो जो गांव होते हैं ना, उनमें गांव में वार्ड भी बना दिए जाते हैं। तो वार्डों पे एक एक मेंबर खड़ा कर दिया जाता है जो चुनाव लड़ता है, और वही वार्ड के जो मेंबर होते हैं जब चुनाव जीतते हैं तो वही पंच बन जाते हैं पंचायत के। ठीक है, सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं, उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। तो हर वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है वोट डालने का अधिकार रखता है।
ठीक है। तो यही वयस्क नागरिक जो है मत डालने के अधिकारी होते हैं और उन लोगों के लिए वोट डालते हैं। ये पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। तो पंचायत जो होती है वो पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। ये पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। तो ग्राम सभा वयस्कों की सभा होती है, जो 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं उन वयस्कों की सभा होती है ग्राम सभा। ठीक है, इसमें सभी युवा वर्ग जो होते हैं वो शामिल होते हैं। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके काम काज की समीक्षा या जांच के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी होती है, जिसमें डिस्कस किया जाता है कि पंचायत ने कितना काम किया है, कितना विकास किया है लोगों का, गांव का, अपने गांव में क्या क्या, अपने अधिकार क्षेत्र में क्या क्या कराया है। तो 2-3 बार जो बैठकें होती है उसमें निर्णय लिया जाता है, उसमें देखा जाता है, समीक्षाएं की जाती हैं। पंचायत समिति स्थानीय स्वशासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। इसके बाद आती है पंचायत समिति। देखो बच्चों, बहुत सारे गांव होते हैं, ठीक है। अब हर गांव में अलग अलग पंचायत हो गई, ठीक है, हर गांव का विकास हो गया, लेकिन इतने सारे गांव होते हैं, कुछ गांवों को मिलाकर के बनाई जाती है पंचायत समिति, क्योंकि इतने सारे गांवों को का भी तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि वो गांव के सरपंच काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ गांवों का समूह, कुछ गांवों को इकट्ठा, गांव में से जो है पंचों को, जो सरपंच होते हैं बेसिकली, उनकी जो है उन पंचों से बनाई जाती है, उन सरपंचों से बनाई जाती है पंचायत समिति। दोबारा से पढ़ते हैं। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। स्थानीय शासन का ढांचा कहाँ तक का है? जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर, ठीक है, कई गाँव की पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। तो कई गांव की पंचायतों को मिलाकर के किसका गठन होता है? पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसे मंडल के अधिकारियों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। इस मंडल के सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पंचायत समिति। इसके बाद पढ़ेंगे हम जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद क्या होता है? किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। देखो, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ग्राम पंचायतों को मिलाकर के बनती है पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों को मिलाकर के बनती है पंचायत समिति। ठीक है, और पंचायत समितियों, किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर के बनता है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। दोबारा से देखते हैं, जिला परिषद में उस जिले से, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर जिला हो गया, उससे लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, एमपी और एमएलए, ठीक है, के लिए चुने गए सांसद, एमपी और एमएलए तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद का जो हेड होगा वो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। अब नगरों की ओर बढ़ते हैं तो दो संस्थाओं के बारे में हमने सुना है, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पालिका क्या होती है और नगर निगम क्या होते हैं? देखो बच्चों, जिन शहरों की संख्या ज़्यादा होती है, जिन शहरों की संख्या 2 लाख या इसके आसपास होती है, वहाँ पर होती है नगर पालिका। और नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। जो नगर पालिका का हेड होता है वही इसका राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है, तो जिनकी कम पॉपुलेशन होती है, जिन शहरों की कम पॉपुलेशन होती है, उनके अंदर रखी जाती है नगर पालिकाएं। ठीक है, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे आपका मुंबई है, आपका दिल्ली है, ह्यूज पॉपुलेशन एरिया है, चंडीगढ़ है, ये सब, इन सब शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नगर निगम की व्यवस्था होती है और इनके पदाधिकारियों को मेयर कहा जाता है। ठीक है, इनके नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर कहते हैं।
अतः नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही कार्य करते हैं। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनती है, ठीक है, चुन करके भेजे जाते हैं जो। अतः परिस्थिति मौजूदा समय में ऐसी है कि पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं। देखो, हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया, देखा कि किस तरीके से संघीय व्यवस्था वर्क करती है। राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और स्थानीय स्तर पर हर किसी को अलग अलग सत्ता, अलग अलग पावर दी गई है। ठीक है, अलग अलग तरीके से पावर दी गई है, अलग अलग राजस्व और संसाधनों को एकत्रित करने का अधिकार तक दिया गया है। ठीक है, इतना इतना विकसित व्यवस्था के बावजूद भी कुछ कमियां हैं, और ये कमियां हैं जैसे कि पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, परंतु लोग हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। और जब ग्राम सभाओं की बैठकें नहीं होती तो किसी गांव में क्या हालात हैं, किस गांव में कौन से विकास की ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो बातें नहीं निकल कर आती हैं सामने, क्योंकि जब मीटिंग ही नहीं होगी, लोगों के विचार सुनने को नहीं मिलेंगे, लोगों की समस्याएं सुनने को नहीं मिलेंगी, तो फिर इस तरीके की व्यवस्था का कहीं ना कहीं जो है पंगु बनकर रह जाती है। लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं, और कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी हैं जो लोकल लेवल की सरकारों को ज़्यादा राइट नहीं देती हैं और उनका थोड़ा अनदेखी करती हैं। शायद इसके चलते भी कहीं ना कहीं एक लचक जो हमें संघीय व्यवस्था में देखने को मिलती है। अतः हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से दूर हैं। देखिए, हमने संघीय व्यवस्था को अपना तो रखा है, ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं कमियां हैं, त्रुटियां हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये हमारा सेकंड चैप्टर संघवाद जो था हमने पढ़ा, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियोस देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।